तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारी दफ़ा आ चुका है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। सबसे पहले देख लेते हैं इसके, हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, गुल्डबर्ग एंड वेग। ये दो साइंटिस्ट थे, 1869 में इन्होंने ये लॉ पेश किया था। इनके मुताबिक किसी भी जो रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि गोल्डबर्ग और वेग के मुताबिक किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके रिएक्टेंट के एक्टिव मैसेज की प्रोडक्ट के। अब इससे क्या मुराद है, एक जनरल रिएक्शन लेते हैं तो फिर उससे हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। और उससे पहले समझें ये जो एक्टिव मैस है इसको हम शो करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, और इसका जो यूनिट है वो होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसको हम कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन। यूनिट होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन होगा एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एक जनरल रिएक्शन लेते हैं हम, दो रिएक्टेंट हैं हमारे पास ए और बी, इससे हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी सी और डी। अब गोल्डबर्ग और वेग के मुताबिक जो रेट है हमारे पास है, दो तरह के रेट होते हैं। एक रेट होता है हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का और एक रेट होता है रिवर्स रिएक्शन का। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या है हमारे पास ए और बी, तो इनकी प्रोडक्ट हमने लिख दी इस तरह करके। अब ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करने के लिए हम लगाएंगे कि, क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है तो यहाँ पे आ जाएगा एफ। तो ये हमारे पास ए और बी की प्रोडक्ट इसी तरह लिखी जाएगी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। इसी तरह हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है, अब रिएक्टेंट क्या बनेंगे हमारे पास सी और डी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट के, जो कि हमारे पास है सी एंड डी। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास के आर, और सी और डी हमारे पास उसी तरह आ जाएंगे। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हमें पता है कि एट इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होता है, एक्चुअली में हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास के एफ ए बी के इक्वल, रिवर्स रिएक्शन के आर सी डी के इक्वल। तो यहाँ पे लिख लेंगे हमारे पास के एफ ए बी ये इक्वल हो जाएगा के आर सी डी। अब ये जो कॉन्स्टेंट है इधर आके डिवाइड और ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा के एफ ओवर के आर इक्वल टू सी डी ओवर ए बी। तो यहाँ पे के एफ ओवर के आर हमारे पास इक्वल होता है के सी के, और ये एक्चुअली में हमारे पास बन जाएगा के सी इज इक्वल टू सी डी प्रोडक्ट की जो है वो मोलर कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास के सी, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन का कांस्टेंट है हमारे पास के एफ ओवर के आर से आता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं के सी की डेफिनेशन या फिर के सी क्या है, के सी इज़ द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन का जो हासिल ज़रब है या फिर जो प्रोडक्ट है उसकी रेशियो को हम कहते हैं के सी या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इसका हमारे पास दूसरी टर्म है, अगर वो जर्नल एक्सप्रेशन पूछ रहे क्वेश्चन में तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल भी ऐड करेगा, ए के साथ ए, बी के साथ बी, सी के साथ सी और डी के साथ डी, स्मॉल ए बी सी आ जाएगी। ये है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल या फिर जो भी कोफिशिएंट है वो हमारे पास चला जाएगा मोलर कंसंट्रेशन की टॉप राइट साइड पे, इसको हम लिख देंगे। यानी कि हमारे पास अगर एक रिएक्शन है H2 + I2 और इसमें हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी 2HI। अब इसमें जब इसकी KC की वैल्यू लिखेंगे तो ये हमारे पास HI, क्योंकि ये पीछे कोफिशिएंट है तो ये टॉप राइट साइड पे यहाँ पे चला जाएगा। ये हमारे पास रिएक्शन यहाँ पे 2 पीछे कोफिशिएंट है तो KC की वैल्यू लिखेंगे तो HI जो है ये हमारे पास टॉप राइट साइड पे चला गया, और यहाँ पे H2 और I2 जो है हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि इनके पीछे मोलर कंसंट्रेशन कोई भी नहीं है, कोफिशिएंट नहीं है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगी। और बिलफर्ज इनके पीछे अगर कोई कोफिशिएंट होता तो उसको भी हम लिख सकते हैं। तो इसी तरह इसको हम टॉप राइट साइड पर सारी की सारी वैल्यूज को इधर ए इधर बी, इसी तरह इधर ए, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, सी डी, इसी तरह ए बी सी डी, यहाँ पे सी डी ए बी सी डी ए बी, इस तरह करके लिख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्पल और उनकी केसी की वैल्यूज़ भी हम जो है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी केसी की। फॉर एग्जांपल N2 + 3H2, ये एक हमारे पास सेक्शन बनेगा जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं और अमोनिया जो है ये प्रोड्यूस करते हैं 2NH3। अब इसकी केसी की वैल्यू हम लिखेंगे। तो अगर स्टेप बाय स्टेप इसका हम जिक्र करते हैं तो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा N2 और H2 की प्रोडक्ट 3 जो है वो टॉप राइट साइड पे चले जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन है।
यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा KF N2H2 और 3। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो हमारे पास आ जाएगा KR NH3, और जो पीछे 2 लगा हुआ है कोफिशिएंट वो पावर रेज टू द पावर चला जाएगा। अब इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा KF N2H2 इज इक्वल टू KR NH3, ये ऊपर 2 आ जाएगा। अब यहाँ से KF ओवर KR जो है ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू NH3 स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर 2, और ये आ जाएगा N2H2 की 3, और ये हमारे पास इक्वल टू होता है KC के। तो ये हमारे पास KC की वैल्यू आ गई एक एग्जाम्पल के लिए। अब अगर यही क्वेश्चन जो है ये MCQs के तौर पर आ जाए तो शॉर्टकट तरीके से इसको कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम गौर करें तो प्रोडक्ट ऊपर आ रही है और रिएक्टेंट नीचे आ रही हैं। तो यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है CaCO3 और ये आ गया CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसकी KC की वैल्यू हमने लिखनी है, MCQs में डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन, तो प्रोडक्ट क्या है CaO और CO2, और रिएक्टेंट क्या है CaCO3। तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, वहाँ पे सारी कैलकुलेशन तो नहीं करेंगे, कहीं ऐसे करके हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं।